हेलो दोस्तों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अगर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख टॉपिक्स लेकर आया हूँ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन का अवदान। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कुछ नामे हैं, तो आप इन नामों को नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, या आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोट समझने में या बनाने में दोनों सुविधा होंगे। तो समय का ना गंवाते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे ये मत सोचिएगा कि मुस्लिम लीग स्थापना एक दिन कोई ऐसा डेट रखा गया था, उस डेट पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि इसके पीछे अंग्रेजों का कहीं ना कहीं एक रणनीति था। जैसे कि आप जानते हैं, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन जो हुआ था, आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। उसमें जो कि उन दिनों में गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन, और उन दिनों में डॉक्टर ए.के. ह्यूम के नेतृत्व में या सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है उन दिनों में, क्योंकि ब्रिटिश खुद चाहती थी कि भारत में एक ऐसी पार्टी का गठन हो जो भारत के धार्मिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से और अन्य सेक्टर से भारतवासियों को कंट्रोल करे, पर प्रशासनिक क्षेत्र से नहीं, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र वो अपने लिए रखे थे ऑप्शन, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो अपने लिए रखे थे। तो ब्रिटिश से समझ गए थे कि जो भारतीय समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है वो उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले भारत में मुगलों का शासन था। अब मुगलों के हाथों से शासन को छीन कर ही ब्रिटिश अपना शासन चला रही थी। तो ये तो सिंपल सी बात था कि ब्रिटिश जो थी या मुगल जो थे, ब्रिटिश और मुगलों के बीच में कभी मेल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वर्ग, एक जो मुसलमान वर्ग थे, वो ऑटोमेटिक आपका ब्रिटिशों का खिलाफ रहेंगे। तो ब्रिटिश ने सोचा क्यों ना है दूसरा जो वर्ग है, जो कि हिंदू वर्ग है, जो कि 80% थे, उनको अपने साथ में रखें। लेकिन हिंदू वर्ग भी क्या देखते हैं कि ब्रिटिशों का जो नीति था वो कुछ अच्छा नहीं था। जैसे कि वो ब्रिटिश चाहते थे कि जितने भी हिंदू है वो सब वेस्टर्न कल्चर के तरफ बढ़े, मतलब वेस्टर्न कल्चर के नीतियों को माने। जैसे कि मान लीजिए सांस्कृतिक पूजा पाठ, उनके धर्म को अपना ले, ठीक है, समाज में रहने का तौर तरीका, पहनाव ओढ़ाव, चाहते थे कि वेस्टर्न कल्चर से रहे, लेकिन भारतीय लोग रहना नहीं चाहते थे। अब घटना क्या होता है, देखिए, अब ब्रिटिश को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि भारतीय जो लोग हैं वो उनके सपोर्ट नहीं करेंगे। अब उनके विचार में आया तो क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हिंदू और मुस्लिम एकता में, आपसी जो एकता है, भाईचारा है, उसमें फूट पड़ जाए। तो ब्रिटिश ने आपका जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, अंचल के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों के दोनों को एकता में बाधा डालने का हर कसर पूरा किया। तो जैसे कि आप जानते हैं, उन दिनों में लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में फरवरी महीना में ढाका, मेमनसिंह और चट्टग्राम में एक विशाल सभा का आयोजन करते हैं और 18 फरवरी 1904 ईस्वी को पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान जनाते हैं, यहाँ प्रेरित करते हैं। तो ढाका के नाम उन दिनों में जो हुआ करते थे, सलीमुल्ला हुआ करते थे। अच्छा, सलीमुल्ला से पहले मैं आपको और एक बात, मुस्लिम समुदाय में जो पढ़े लिखे धर्म गुरु के जैसा बोल सकते हैं, उनका नाम बताना चाहूंगा। सलीमुल्ला को मैं बाद में रखता हूं। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे वो पढ़े लिखे थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने नहीं अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किया था, और उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का भी गठन किया था। तो कहीं ना कहीं सलीमुल्ला जो थे ब्रिटिशों का फेवर में जा रहे थे।
पर सारे ब्रिटिश उनके फेवर में, सारे मुस्लिम उनके फेवर में नहीं आ रहे थे ब्रिटिशों का। उदाहरण के तौर पर आप पकड़ लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था जब भारत में इतने बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक पार्टी है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो क्यों ना हम कांग्रेस में ही रहे, हमको दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत क्या है। क्योंकि उन दिनों में जो कांग्रेस के जो पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी थी, उन दिनों में तो कहीं ना दोनों समुदाय के लोग थे, उसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान हिंदू का कुछ नीतियों का सपोर्ट नहीं करते थे और वो अलग पार्टी बनाने का उनका मन मस्तिष्क में चल रहा था, उनका मनसा कुछ अलग था। और इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलतियां हम लोग का भी था, ठीक है। उन गलतियों पर मैं थोड़ा बाद में जाऊंगा। तो देखिए गलती क्या था, मैं बोल ही देता हूं आपको। गलती ये था कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जैसे जानते हैं कि सारा चीज स्वदेशी होना चाहिए, माना अपना होना चाहिए। उसमें अरविंदो घोष भी बोले कि देखिए स्वदेशी कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके वस्तु का बहिष्कार कर देना, बल्कि ब्रिटिश का किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करना है। चलिए ये तक से सही था। लेकिन तो स्वदेशी कहने का मतलब इन लोगों ने, हमारे जो पूर्वज जो थे या जो नेता थे, उन लोगों ने कुछ कुछ ऐसे नीतियों का अप्लाई किया जिसके कारण एक समुदाय जो है, जो कि अल्पसंख्यक थे, वो नाराज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सामूहिक रक्षाबंधन का उत्सव, गणेश पूजा, ठीक है, शिवाजी उत्सव, अष्टमी पूजा, इसके बाद सामूहिक गंगा में स्नान, ये जो मनाए हैं लोग, माने असहयोग आंदोलन के दौरान सभी लोग गंगा में स्नान करने गए और ये कसम के तौर पर सारे लोग गंगा में स्नान करके स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने का सोच लीजिए एक प्रकार का कसम लिए। तो गंगा तो हिंदू का पवित्र नदी है, इसमें मुसलमान तो कभी नहाना नहीं चाहेंगे या सपोर्ट भी नहीं किए। वहीं देख लीजिए गणेश पूजा, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय के, सॉरी बाल गंगाधर तिलक, मैं लाला लाजपत राय बोल दिया, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक थे, तो उन्होंने गणेश पूजा किया, उसमें बढ़ चढ़ के हिंदुओं सपोर्ट किए या भाग लिए। बंगाल में अष्टमी पूजा मनाया गया, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाया गया। तो ये सब जो उत्सव था, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय अलग हो गए या नाराज हो गए कि तो सब तो हिंदुओं का फेवर में है। और इसी का फायदा लॉर्ड कर्जन उठाता है। लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी में जो एक जनसभा का आयोजन करता है, उस सभा में हिंदुओं का विरोध में काफी विष उगलता है और वो सफल भी होता है। विष उगलने का जो उसका मंशा जो था, उनका लक्ष्य जो था, उस लक्ष्य पर अपना सफल भी हो जाता है। कैसे? देखिए ढाका के उन दिनों नवाब हुआ करते थे सलीमुल्लाह खान। तो सलीमुल्लाह खान के सहायता से मुसलमानों का हिंदू के विरुद्ध भड़काया था। इसके लिए सलीमुल्लाह खान को 14 लाख रुपया दिए गए थे। क्यों दिए गए थे? इसके लिए सलीमुल्लाह खान को आप जैसे देख रहे हैं कि 14 लाख रुपया दिए गए थे और साथ में पूर्वी बंगाल के हर किसानों को हर समस्या को समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा। इससे ब्रिटिश तो अपना चाल में सफल हो गई और जो भारतीय किसान थे मुसलमानों में, उनको लगा कि ब्रिटिश उनके हितैषी है, लेकिन ब्रिटिश हितैषी नहीं थे, बल्कि उनको वो तो अपना उद्देश्यों को सफल करने में एक तरकीब अप्लाई कर रहे थे, एक तरकीब अपना रहे थे। खैर भारतीय लोगों को समझ में उन दिनों में नहीं आया ब्रिटिश का ही नीति। और मुसलमान वर्ग ये सोचे कि अब उनके दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, जो भी खाए पेट तो भरना ही है। कहने के तात्पर्य पूरी उनको लाभ ही लाभ नजर आ रहा था, कहीं नुकसान ही नजर नहीं आ रहा था। सोचे कि हिंदू से मिलकर क्या फायदा, जब हमको अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिल रहा है, विधानसभा में अलग से सीट मिल रहा है, ठीक है, नगर पालिका के इलेक्शन हो रहा है उसमें हमको पोस्ट मिल रहा है, नौकरी हो रहा है उसमें हमको पोस्ट मिल रहा है, तो क्या जरूरत है हमको हिंदुओं के साथ रहने की, जब अपनी अवस्था सही है। तो इस तरह से इनके विचार में कुछ थोड़ा चेंजिंग है। बल्कि सारे मुस्लिम एक नहीं थे, कुछ मुसलमान जो थे ये ब्रिटिशों का सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे, ठीक है। वो दिन आता है 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, अब बंगाल का विभाजन हो गया, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का नाम दिया गया था। तो पूर्वी बंगाल में आपका आ गया असम और वेस्ट बंगाल, जो वर्तमान में आज वेस्ट बंगाल बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल बोलते हैं आप,
तो उन दिनों में ये प्रांत को बंगाल कहा जाता था। तो उन दिनों में बंगाल जो था 4 राज्यों में बटा हुआ था, मतलब 4 राज्यों का समूह था, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, बांग्लादेश में बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल और आसाम। तो आसाम और वेस्ट बंगाल जो थे ये आपका पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में आपका बिहार और उड़ीसा आता थे। तो पूर्वी बंगाल को मुसलमानों को भड़काया भी गया, किसके आह्वान पर? लॉर्ड कर्जन के आह्वान पर, लॉर्ड कर्जन के आह्वान पर उनको भड़काया गया था। और लॉर्ड कर्जन के पश्चात अब आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो भी कम नहीं थे। ये 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते हैं। तो लॉर्ड मिंटो क्या करते हैं, देखिए 13 अप्रैल को 1906 को एक घोषणा करते हैं कि मुसलमानों को राजनीतिक सुविधा दी जाएगी। राजनीतिक सुविधा बोले तो कैसी राजनीतिक सुविधा? मतलब विधानसभा में उनको एक सीट मिलेगा, ठीक है, धर्म के आधार पर उनको अलग से इलेक्टोरेट निर्वाचन क्षेत्र मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा है तो उस क्षेत्र का कोई नेता होगा, हिंदू नहीं होगा बल्कि मुसलमान ही होगा, मतलब धर्म के आधार पर सोच लीजिए नेता बनेंगे। तो इस तरह से सलीमुल्लाह के इस अवसर को क्यों छोड़े? सलीमुल्लाह तो लगे गए थे, इनको 14 लाख रुपया तो इसलिए तो मिला था, यही सब तो दंगा फैलाने के लिए मिला था इनको, ठीक है। तो उन दिनों में मोहसिन उल मुल्क जो कि अलीगढ़ कॉलेज का एक सचिव हुआ करते थे, उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल विलियम आर्कबोल्ट से मिलते हैं। और विलियम आर्कबोल्ट का आपका लॉर्ड मिंटो के साथ अच्छा संबंध था। और उन दिनों में लॉर्ड मिंटो जो थे शिमला में छुट्टी मना रहे थे। तो जो मोहसिन उल मुल्क थे उन्होंने जाके अपना सारा कहानी बताते हैं, किसको? विलियम आर्कबोल्ट को। बोलते कि देखिए ऐसी ऐसी बात है और तुम्हारी तो दोस्ती लॉर्ड मिंटो से है, तो एक काम करो लॉर्ड मिंटो से हमें मिलवा दो। तो ये भी राजी भी हो जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम के ये प्रिंसिपल हुआ करते थे, कौन? विलियम आर्कबोल्ट। जबकि मोहसिन उल मुल्क आपका सचिव हुआ करते थे। तो मोहसिन उल और आपका विलियम आर्कबोल्ट जाके मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से। तो 35 लोगों का एक सदस्य था, वो जाके मिलते हैं। और लॉर्ड मिंटो तो यही तो चाहता था। और लॉर्ड मिंटो क्या करता है, आश्वासन देता है, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी समस्याओं को मैं देखता हूँ, समझता हूँ, जहां तक हो सके मैं आपकी मदद भी करूंगा। इस तरह से आश्वासन देकर चला। अब ये लोग फूले नहीं समा रहे थे। गवर्नर जनरल से भाई वो मिला है, आश्वासन मिला है, कोई छोटे मोटे आदमी से थोड़ी मिला है, गवर्नर जनरल से मिला है। अब ये लोग फूले नहीं समा रहे थे। अच्छा, अब वो दिन आता है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में सलीमुल्लाह के आह्वान पर बिकर उल मुल्क की अध्यक्षता में शिक्षित मुसलमानों का एक सभा का आयोजन किया जाता है। और उसमें सारे शिक्षित मुसलमान जो है भाग लेते हैं। और वहीं पर आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, ठीक है। और इस तरह से लॉर्ड मिंटो का देखा जाए तो लॉर्ड मिंटो का शासन सुधार कानून के कारण ही मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन सुविधा भी मिलता है, ठीक है। तो मैं संक्षेप में बताने की कोशिश किया कि आपका मुस्लिम लीग क्या था। अब मैं देखिए मैं बता रहा हूं स्वदेशी आंदोलन का अवदान। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन का कुछ अवदान भी थे। जैसे कि आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन में उद्योग की, मैं बताया हूं पिछले वीडियो में आपको बताया हूं उद्योग की क्या योगदान था, महिलाओं का क्या योगदान था, राष्ट्रीय शिक्षा का क्या योगदान था, साहित्य का क्या योगदान था, मैं सब बताया हूं एक टॉपिक्स वाइज। तो आप उनको देख लीजिएगा। तो इतना जो लड़ाई लड़े, इस लड़ाई के पीछे बाद में क्या हमको फायदा हो रहा है? तो देखिए इसमें फायदा ये होता है कि पहला नंबर जो लॉर्ड कर्जन थे जो बंगाल का विभाजन किए थे, उनका कहना था एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन विल गो हैंड इन हैंड। माने कहने का मतलब शासन और शोषण दोनों समान नीति से चलाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश क्या करते हैं, भारतीय लोग क्या करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, लॉर्ड कर्जन के खिलाफ, और सारे ब्रिटिश वस्तु का जो है बहिष्कार करते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ, ठीक है, वो उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं। अच्छा, दूसरी नंबर, ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाएं और छात्र बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आम जनता को राजनीतिक शिक्षा मिल जाती है स्वदेशी आंदोलन से। उनको समझ में आता है कि हमको देश के प्रति क्या करना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
ठीक है। तीसरा अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन ही कहीं ना कहीं स्वाधीनता आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि मैं बताया था, बंगाल विभाजन ही आपका स्वदेशी आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। उसी तरह स्वदेशी आंदोलन ही आपका स्वतंत्रता आंदोलन का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद एक पर एक आपका आंदोलन होता है, जैसे कि मान लीजिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से भारत की आम जनता अपने देश के प्रति निष्ठावान हो जाती है और अपने कर्तव्य का वहन करती है और अंततः देश को आजाद कराती है। ठीक है, तो मैं संक्षेप में इसको बताने का प्रयास किया हूँ। आज का क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और समाप्त करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और कमेंट का जो बॉक्स है वो आपके लिए बनाया गया है, तो उसमें आप अच्छा या बुरा हो दोनों कमेंट कीजिएगा। अगर कमियां हो तो वो भी बोलिएगा। इससे क्या होगा, मैं अपने कमियों का एनालिसिस करूंगा, साथ में उसको नेक्स्ट क्लास में उसको रिपीट ना करने का कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद।